नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। बता दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया, जिस दौरान प्रदेश भर से आए फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल निस्तारण करने का निर्देश दिया गया। साथ ही बता दें कि सीएम योगी आज सायंकाल 3 बजे गोरखनाथ मंदिर में चल रहे श्रीमद् भगवत गीता लक्ष्मी कथा में शामिल भी होंगे। बढ़ेंगे आगे। उधर राज्य भंडारण निगम के लाभांश का चेक सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने सीएम योगी को चेक सौंपा। आपको बता दें 2018-19 से 2020-21 तक लाभांश अर्जित किया गया था और बता दें कि मुख्यमंत्री योगी को 3.88 करोड़ रुपए का चेक सौंपा गया है। प्रमुख सचिव बीएल मीणा और प्रबंध निर्देशक श्रीकांत गोस्वामी भी मौके पर मौजूद रहे। उधर आरबीआई ने शुक्रवार को 2000 के नोट को चलन से वापस लेने का फैसला लिया है। इसके बाद विपक्षी दल बीजेपी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच आरबीआई के इस फैसले का यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्वागत किया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर लिखा, आरबीआई के फैसले से कालेधन वाले घबराएंगे। पीएम का भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में बड़ा कदम है। बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। तो ये ट्वीट में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस बात का जिक्र किया है। तो भारत बनाने को बड़े और कड़े कदम उठाने का स्वागत करता हूं। नोटबंदी की घोषणा के बाद अब रिजर्व बैंक ने 2000 के नोट बनाए रखते हुए 2000 के नोट वापसी व नए नोट आने की दिशा में ये बड़ा कदम उठाया है। तो 2000 के नोटों की वैधता जो है वो 30 सितंबर के बाद खत्म हो जाएगी और इसी को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो हैं वो आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि बीजेपी सरकार के और केंद्र की सरकार का यही मकसद है कि काले धन को खत्म करना है और उस दिशा में ये बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। बढ़ेंगे आगे। तो आज कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह गाजीपुर के मऊपारा और साथ ही मुस्लिमपुरा गांव में पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने महिलाओं और साथ ही पुरुषों से संवाद किया। कैबिनेट मंत्री ने 2024 तक हर घर नल योजना के तहत ग्रामीण और शहरी इलाकों में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य के बारे में भी बताया। उधर आपको बता दें कि फतेहपुर में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने केंद्रीय विद्यालय मधुपुरी के जमीन का भूमि पूजन कर शिलान्यास भी किया। वहीं उन्होंने केंद्र और साथ ही प्रदेश सरकार के जरिए किए गए विकास कार्यों का पूरा श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। उन्होंने कांग्रेस के जरिए धीरेन्द्र शास्त्री पर दिए गए बयान का कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस की बौखलाहट ये है कि पीएफआई की बात करो या फिर धर्मांतरण की बात करो तो कोई ऐतराज नहीं होगा। वेदों के कारण है, संतों के कारण है। कांग्रेस की बौखलाहट ये है कि पीएफआई की बात करो कोई ऐतराज नहीं होगा, धर्मांतरण की बात करो कोई ऐतराज नहीं होगा। केरल द फाइल जैसा मुझे लग रहा है जो देख लेगा उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उस पर भी उनको ऐतराज होगा। लेकिन जो राष्ट्रभक्त हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की जाती है। उधर समाजवादी पार्टी के घटक दल अपना दल
खमेरावादी की विधायक पल्लवी पटेल विधानसभा पहुंची और इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा कि गुजराती मंडली और साथ ही बनारस के कमिश्नर ने जबरन भूमि अधिग्रहण किया है, जिसके लिए आज हम विधानसभा आए हैं और सरकार को 48 घंटे का समय दे रही हैं कि सभी 11 गिरफ्तार किसानों को रिहा करें, नहीं तो प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विधानसभा के बाहर। जब वो पहुंची, प्रदेश भर के किसानों वो जो है वो सड़क पर आ जाएंगे, ये चेतावनी यहाँ पर दी गई है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। 11 गिरफ्तार किसानों को रिहा किया जाए, ये मांग की गई है, तो प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। विधानसभा मची पल्लवी पटेल, कमिश्नर ने जबरन भूमि अधिग्रहण जो है वो किया है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया है। 11 किसानों को जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें रिहा किया जाए, प्रदेश भर के किसान सड़कों पर उतरेंगे। तो बता दें आपको, बात करने के लिए इस विधानसभा भवन के सामने आई हूँ और इसलिए आई हूँ क्योंकि ये विधानसभा मात्र भवन नहीं है, ये प्रतीक है उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ आबादी की सत्ता और शक्ति का। और ये शक्ति निहित है इस प्रदेश के 25 करोड़ किसान, गरीब, मजदूर, कमेरा समाज के लोगों पर। और जिस प्रकार से आज इस प्रदेश के जो लोग हैं, उनके धन, साधन, संसाधन, उनके अवसर, उनकी उन्नति, उनके विकास की जो मुख्य धाराएं हैं, उनको जिस प्रकार से लोगों से छीनने का काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ हम यहाँ पर बात करने आए हैं। संवाददाता तौकीर किदवई हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तौकीर, फिलहाल विधानसभा के बाहर की स्थिति हमने तस्वीरों में देखी, क्या कुछ कहना था विधायक पल्लवी पटेल का? देखिए, मामला पूरा 4 दिन पहले का है, जहां पर ट्रांसपोर्ट नगर को लेकर जमीन अधिग्रहण की गई थी। 2012 का पूरा प्रकरण है। इसमें जो वकील है, जो किसान पक्ष से, उनका कहना था कि ये जमीन अधिग्रहण की गई, जिसमें 300 किसान करीब ऐसे थे परिवार जिन्होंने मुआवजा लिया था, लेकिन करीब 800 से ज्यादा ऐसे किसान परिवार हैं जिन्होंने मुआवजा ही नहीं लिया। तो किस बेसिस पे इसका अधिग्रहण किया जा रहा है? अब किसानों को जब मुआवजा नहीं मिला तो वहां पर जबरन वहां पर जमीनों को खाली कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कई महिलाएं ऐसी हैं जो वहां पर विरोध कर रही थी, वो घायल हुई थी। और इसके अलावा जो 10 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया था, जाहिर सी बात है कि उनको गिरफ्तारी को लेकर ही यहाँ पर आज पल्लवी पटेल पहुंची थी और उन्होंने अल्टीमेटम दिया है 48 घंटे का, और कहा है कि सभी किसानों को रिहा किया जाए, क्योंकि 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने भी इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था और रोक लगाई थी अधिग्रहण पर। कहा था कि जब तक समझौता नहीं हो जाता है, यानी कि किसानों के जो मुआवजे की रकम है उनको नहीं पहुंचा दी जाती, तब तक इसका अधिग्रहण न किया जाए। फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई थी। इसको लेकर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी ट्वीट किया था और सरकार को घेरा था कि चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसके बाद सरकार ऐसे किसानों पर बुलडोजर भी चलाएगी, उनकी जमीनें भी छीनेगी। यानी कि अब वाराणसी की जमीन को लेकर जो अधिग्रहण का कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर राजनीति तेज हो गई है। वाराणसी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्षेत्र है, उनका लोकसभा क्षेत्र है। इसके अलावा एक ऐसा गांव भी है जो उन्होंने गोद दिया था, वहां के लोग भी धरने प्रदर्शन पर बैठे थे। तो यानी कि अब इस पूरी मामले को लेकर इसका जो राजनीतिकरण है वो हो रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जो कमेरावादी की जो अध्यक्ष हैं पल्लवी पटेल, वो समाजवादी पार्टी की घटक दल भी, यानी कि उनकी साथी भी रही है और आने वाले समय में चुनाव में वो फिर से एक बार लोकसभा के चुनाव में वो समाजवादी पार्टी के साथी नजर आने वाली है। यानी कि अब ये मुद्दा थोड़ा सा बढ़ेगा भी, क्योंकि लोकसभा वाराणसी जो है वो प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, इसलिए राजनीति का जो सेंटर है वो वाराणसी है। ऐसे में इस तरह के मुद्दे को लेकर जरूर विपक्ष हंगामा भी करेगा और सड़कों पर भी आएगा। अच्छा तौकीर, क्योंकि अभी यहाँ पर चेतावनी भी दे दी गई है कि उन 10 किसानों को नहीं छोड़ा गया तो और भी किसान जो है वो धरना प्रदर्शन में जुटेंगे और स्थिति इससे ज्यादा बद से बदतर हो सकती है। राजनीतिकरण भी इस मामले का हो रहा है, लेकिन आखिरकार ये कार्रवाई जो है वो यहाँ तक पहुंची। वो किसान जिन्होंने अभी तक मुआवजा जो है वो नहीं लिया क्योंकि अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं, ऐसे में अब आगे स्थिति और ना बिगड़े, इसको लेकर प्रशासन कितना सजग है? क्योंकि मामला विधानसभा के बाहर तक आ पहुंचा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन पहले हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, यानी कि हाईकोर्ट ने जो वीडियो है वहां के वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसको भी गलत ठहराया और कहा कि ये जो तरीका है अधिग्रहण का ये गलत है, कि अगर किसान मुआवजा नहीं लेंगे और आप उनकी किसान की जमीन जबरदस्ती लेने जाएंगे और अगर वो विरोध करेंगे तो आप लाठी चलाएंगे, महिलाओं पर लाठी चलाएंगे और बच्चों पर लाठी चलाएंगे। इस बात को लेकर हाईकोर्ट भी खासा नाराज था और सख्त टिप्पणी की है वहां वीडियो के ऊपर। जाहिर बात है कि इसके बाद से अब पूरा मामला विधानसभा के गेट तक आ गया है,
यानी कि जो राजनीति का सेंटर है, जो लखनऊ पूरे मामले आने के बाद इसके आगे और भी मुद्दा आगे बढ़ेगा। पल्लवी पटेल क्योंकि कौशाम्बी से आती हैं और वहां पर उन्होंने सिराथू जैसी सीट जीती, जहां से केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़े थे, डिप्टी सीएम थे, उसके बावजूद वो चुनाव हार गए थे। जाहिर तौर पर उनका कद भी बढ़ेगा और वो पूर्वांचल की राजनीति में बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लेना चाहती हैं ताकि वो एक बड़ा चेहरा बनकर वहां से उभरे। अभी फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन देखना होगा क्योंकि अखिलेश यादव आज अपने कन्नौज में है, वहां पर एक देहांत हो गया उनके परिवार में। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी की जो है अखिलेश यादव, उनका क्या रुख होगा और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को कैसे बनाता है, थोड़ा समय जरूर लगेगा इसमें जानने में। लेकिन ये जरूर है कि लोकसभा ये वाराणसी है, इसलिए मुद्दा जरूर बढ़ेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर किदवई इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बता दें आपको कि राज्यसभा सांसद और आप पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने डरी हुई मोदी सरकार ना लोकतंत्र मानती है और ना ही संविधान, ना सुप्रीम कोर्ट, वो सिर्फ तानाशाही जानती है। मोदी जी ने दिल्ली की 2 करोड़ जनता के जरिए प्रचंड बहुमत से चुनी गई सरकार का गला घोंटा है। साथ ही उन्होंने कहा कि वक्त आने पर जनता जवाब देगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार फिर यह साबित किया है कि वो एक तानाशाह है, न लोकतंत्र मानते हैं, न सुप्रीम कोर्ट मानते हैं, न संविधान मानते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का फैसला, संविधान पीठ के फैसले ने यह कहा कि दिल्ली में एक चुनी हुई सरकार के पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार होना चाहिए और उस फैसले को 2 दिन भी नहीं हुआ मोदी जी ने बदल दिया। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं। गाजीपुर से बड़ी खबर, मुख्तार अंसारी पर गैंगस्टर का मामला, गैंगस्टर मामले में फैसला टला, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर मामले में फैसला टला है तो एमपी एमएलए कोर्ट में 13 जून तय की गई तारीख, ये इस वक्त की बड़ी खबर। 13 जून तय हुई तारीख, अगली तारीख मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर का ये मामला है पूरा। साल 2009 में करंडा थाने में दर्ज हुआ था केस। कपिल सिंह हत्याकांड, मीर हसन मामले में मुख्तार दोष मुक्त हो चुका है। बढ़ेंगे आगे, उधर आपको बता दें आगरा में ताजमहल की सुरक्षा कड़ी करने की कवायद चल रही है। बता दें कि अभी मौजूदा वक्त में रेड जोन और साथ ही येलो जोन के तहत ताजमहल की सुरक्षा की जा रही है, जिसमें रेड जोन में आपको बता दें कि सीआईएसएफ के जवान सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो वहीं येलो जोन में पुलिस और पीएससी के जवान सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब पुलिस रेड और येलो जोन के अलावा ग्रीन जोन बनाने जा रही है। ये ग्रीन जोन ताजमहल की सुरक्षा में और ज्यादा कैसे कारगर साबित होगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी ब्रजकिशोर शर्मा ने ताजमहल सुरक्षा के ईसीपी से खास बातचीत की, सुनिए आप। की सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस कड़े कदम उठा रही है। अब चप्पे चप्पे पर ताजमहल के आसपास पुलिस की तैनाती होगी। इसी जानकारी के लिए हमारे साथ हैं ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीफ जी। जी सर, किस तरह से ताजमहल की सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है? समय बीतने के साथ ताजमहल की सुरक्षा को विभिन्न प्रकार के नए चैलेंजेस आ रहे हैं। उन चैलेंजेस को काउंटर करने के लिए हम नई सुरक्षा योजना यहाँ बना रहे हैं, जिसमें हम 3 प्रकार से डिवाइड करेंगे। एक तो जो ताजमहल की नॉर्मल डेज पे सुरक्षा है, जब ताजमहल पे भीड़ भाड़ होती है उसके लिए अलग सुरक्षा योजना, और ताजमहल पे किसी हमले की आशंका को लेकर हम अलग सुरक्षा योजना बना रहे हैं। ताजमहल पे और विभिन्न प्रकार के नए चैलेंजेस जैसे ड्रोन या फिर साइबर अटैक को भी हम काउंटर करने के लिए योजना बना रहे हैं। सर, एक ग्रीन जोन बनाया जाएगा, किस तरह ग्रीन जोन बनाया जाएगा, क्या काम रहेगा? ताजमहल की सुरक्षा भी 3 भाग में विभाजित है। अंदर रेड जोन जिसको सीआईएसएफ देखता है, बाहर येलो जोन जिसको उत्तर प्रदेश पुलिस देखता है। अब हम एक ग्रीन जोन भी बनाने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न थाना क्षेत्रों को उसमें इंक्लूड करेंगे, जो ताजमहल पे आकस्मिक किसी स्थिति को आने पर वहां से फोर्स मोबिलाइज की जाएगी। सर, जैसे एंटी ड्रोन का टेस्ट हुआ, क्या एंटी ड्रोन किस तरीके से काम करेगा ताजमहल पे पूरी तरह? ताजमहल के आसपास 5 किलोमीटर के रेडियस में कभी भी अगर ड्रोन उड़ता है तो हमारे एंटी ड्रोन रडार पे वो आएगा, उसे हम चिन्हित करेंगे, उसके कंट्रोलर को चिन्हित करेंगे और यहाँ से चाहे तो हम उसको जाम भी कर सकते हैं। अभी हमने रेडियो वेव्स को जाम करने का ट्रायल किया है, अभी हम जीपीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ ताज सुरक्षा एसीपी सैयद अरीफ जी, जिन्होंने ताज सुरक्षा में जो नए बदलाव आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी दी। ब्रजकिशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। रुक करेंगे, इस बीच आ रही है एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है, वो आपको बताने जा रहे हैं।
बड़ी खबर, बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक शुरू। ये बड़ी जानकारी आ रही है, देहरादून के सर्विस स्टेडियम में ये बैठक हो रही है। बड़ी खबर, पार्टी के कई जो दिग्गज नेता है वो इस बैठक में मौजूद है। तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। 2024 चुनाव की तैयारियों को लेकर जो बैठकों का दौर है वो शुरू हो चुका है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नवीन शुक्ला संवाददाता हमारे साथ इस बीच सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर। नवीन, मिशन 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी अभी से जुट गई है और यही वजह है कि ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला आ रहा है और उनमें से उत्तराखंड में भी एक है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर बीजेपी द्वारा 2 दिवसीय कार्य समिति का आयोजन किया गया है। कहीं ना कहीं जो कार्यक्रम है उसे बृहद रूप देने का भी काम किया गया है। 2 दिवसीय कार्य समिति है, तमाम सारे जो पदाधिकारी हैं उन्हें इस कार्य समिति में बुलाया गया है। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो उत्तराखंड के सांसद हैं उन्हें भी न्योता दिया गया है। तमाम जो विधायक हैं वह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं और जो कैबिनेट मंत्री हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसकी तैयारियों को धार देने का काम किया जा रहा है। प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम आज पहुंचे हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सह प्रभारी रेखा वर्मा, ऐसे तमाम सारे जो दिग्गज नेता हैं वह उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है और कहीं ना कहीं जो लोकसभा चुनाव की बात है, लोकसभा चुनाव को किस तरीके से जीता जाए, इन सब मुद्दों पर चर्चा हो रही है। इसके साथ ही बताना चाहूंगा कि केंद्र सरकार के 9 साल का जो कार्यकाल है वह पूरा होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को प्रदेश स्तर पे किस तरीके से बृहद बनाया जाए, तमाम सारी इसमें किस तरीके की तैयारियां की जाए, इन सब चीजों को लेकर जो बैठक है इसमें चर्चा हो रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का काम भी किस तरीके से किया जा रहा है। इन कार्यकर्ताओं द्वारा क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है कि जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वह किस तरीके से जन जन तक पहुंच रही हैं, इसको इस बैठक में चर्चा हुई है। इसके साथ ही डिजिटलाइजेशन की बात की जाए कि लोगों से किस तरीके से डिजिटल माध्यम से जुड़ा जाए, इस पर भी चर्चा हो रही है। अब जबकि लोकसभा चुनाव नजदीक ही आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी इसकी तैयारियों में लगी हुई है। अब बैठकों का दौर जारी है 2 दिवसीय। अब जो ये अभी कार्यक्रम था वह 2 दिवसीय है, तो कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण इस कार्यक्रम को माना जा रहा है। और इसके साथ ही जो 23 मई से 23 जून तक प्रदेश भर में बृहद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, तो तमाम सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा लगातार बैठकों का दौर जारी है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद हैं, प्रदेश प्रभारी मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। तो कार्यक्रम को बृहद रूप देने की पूरी तैयारी की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो सांसद हैं उत्तराखंड के, उन्हें न्योता दिया गया है कि वह भी अपने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करें और कार्यक्रम के बाद अपने अपने संसदीय क्षेत्र में जाकर जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसे जन जन तक पहुंचाने का काम करें। बिल्कुल, यानी कि नवीन, जमीनी स्तर पर पार्टी को किस तरीके से मजबूती मिशन 2024 को लेकर देनी है, बीजेपी ये शायद ये समझ चुकी है और यही वजह है कि अभी से ही सरकारी योजनाओं को, कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जीत का मंत्र दे। और हो सकता है कि आने वाले समय में इन बैठकों में केंद्र स्तर के तमाम जो मंत्री हैं, जो तमाम केंद्र स्तर के नेता हैं, वो भी इन बैठकों में शिरकत करें ताकि कार्यकर्ताओं को जो जीत का मंत्र है वो यहां पर दिया जाए मिशन 2024 के लिए। जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो इसे मिशन 2024 से ही जोड़कर देखा जाएगा, क्योंकि तमाम सारी जो बैठकें हैं केंद्रीय नेताओं का जो आने का सिलसिला वह शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी आए हैं, सह प्रभारी आए हैं, तो कहीं ना कहीं मिशन 2024 की बात जरूर की जा रही है। इसके साथ ही अगर लोकसभा चुनाव आने में कुछ ही समय, 1 साल का करीब वक्त है, तो इसको लेकर भी अब तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। कार्यकर्ता किस तरह से आम जनता के बीच में जाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, राज्य सरकार की योजनाओं का व्यापक प्रचार प्रसार करें, इसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में जो 50 कार्यक्रम बनाए गए हैं उसमें से एक कार्यक्रम उत्तराखंड को भी मिला हुआ है। यह कार्यक्रम प्रस्तावित है और आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आ सकते हैं। तो इस कार्यक्रम को भी किस तरीके से बृहद बनाया जाए, लोगों के बीच जन संपर्क अभियान के तहत इस कार्यक्रम को बृहद बनाना है, तो इसकी भी तैयारी की जा रही है। और बीजेपी साफ तौर पर यह कह सकते हैं कि लोकसभा के रण को जीतने का प्रयास जरूर करेगी। तमाम सारी बैठकों का दौर जारी है। 2 दिवसीय
जो यह बैठक थी इसमें तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा हुई है और कहीं ना कहीं बीजेपी 2000 जो ये लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारियों में अभी से ही जुट गई है। तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्रीय नेताओं का आने का जो सिलसिला है वह शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। भाजपा मुख्यालय देहरादून में देर शाम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की अध्यक्षता में प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक में महाजनसंपर्क अभियान के कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए तारीखों को मंजूरी दी गई। पार्टी ने संबंधित कार्यक्रमों को लेकर संयोजक भी नामित कर दिए हैं। भाजपा ने चुनाव की तैयारियों के क्रम में भाजपा कार्यकर्ता जून से जमीनी स्तर पर काम शुरू कर देंगे। इसके तहत विधानसभा स्तर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता और विभिन्न वर्गों समेत सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों और व्यापारियों के सम्मेलन करने का फैसला लिया गया है। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि अपने कार्यकर्ताओं के बूते भाजपा प्रदेश में लोकसभा की 5 सीटें जीतकर हैट्रिक बनाएंगी। की दृष्टि से हमारी पदाधिकारी बैठक थी और लक्ष्य एक ही रखा कि उत्तराखंड के अंदर 51% वोट, चाहे वो नगर पालिका चुनाव हो, चाहे हमारे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे बागेश्वर का उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी 51% वोट मत कैसे प्राप्त कर सकती है, उस दृष्टिकोण के कार्यक्रम की रचना हमने की है। जनता पार्टी की केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 9 सालों का कालखंड पूरा किया है और इस 9 साल के कालखंड में अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। ऐसे निर्णय लिए गए हैं जो आम जनता को, सामान्य जनता को, गरीबों को, पिछड़ों को और जो समाज के अंतिम छोर में लोग रहते थे उन सबको जिन योजनाओं की आवश्यकता थी, जिन नीतियों की आवश्यकता थी, जिन कार्यक्रमों की आवश्यकता थी, वो सारे कार्यक्रम इन 9 सालों में देश की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में समर्पित किया गया है। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और साथ ही प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने आज मोतीचूर रेंज में राजाजी नेशनल पार्क का भ्रमण किया। इस अवसर पर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र से लाई गई एक बाघिन को राजाजी टाइगर रिजर्व के मोतीचूर वन क्षेत्र में बाड़े से छोड़ा गया। बता दें कि इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि राजाजी नेशनल पार्क का ये क्षेत्र पर्यटन हब बनने, लोग यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए, इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, ये मोतीचूर राजाजी नेशनल पार्क हमारा देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी जनपद और इस पूरे क्षेत्र में ऋषिकेश जो एक हमारा पर्यटन का बड़ा हब है, लोगों का बड़ी संख्या में आना जाना रहता है, उस क्षेत्र में भी पर्यटन बढ़े और लोग यहाँ भी इसको देखने आए, इस प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आए। तो इस उद्देश्य से आज यहाँ पर मादा टाइगर को यहाँ पर आज छोड़ा जा रहा है। निश्चित रूप से ये इकोलॉजी और इकोनॉमी में संतुलन बनाने के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये इकोलॉजी और इकोनॉमी है, इकोनॉमी में संतुलन का जो एक सूत्र निकाला है, उस सूत्र पर देश आगे बढ़ रहा है, जिसमें प्रकृति का संरक्षण भी हो रहा है, संवर्धन भी हो रहा है, हमारा पर्यटन भी बढ़ रहा है और पर्यावरण का संरक्षण भी हो रहा है। तो आज के इस अवसर पर मैं हमारे देश के यशस्वी वन मंत्री जी का, भूपेंद्र यादव जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो इस अवसर पर यहाँ उपलब्ध हैं। उन्होंने अनेकों योजनाओं के बारे में, जो यहाँ की कुछ मांगे हैं, कुछ आवश्यकताएं हैं, उनके संबंध में भी मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि हर प्रकार से जो भी वन विभाग से जो भारत सरकार के स्तर पर जिनकी एनओसी मिलनी है, जिनको स्वीकृति प्राप्त होनी है, उन सबको स्वीकृति देंगे। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और हमने बहुत सारे, चूँकि वन भूमि के बहुत सारे प्रस्ताव, बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिनके कारण से, और हमारे यहाँ पर उत्तराखंड में 71% जो भूभाग है वो वनों पर है, उसके कारण से कई बार जो हमें नए डेवलपमेंट करने के लिए और नई आवश्यकताओं के लिए जो भूमि की आवश्यकता होती है वो मिलने में थोड़ा दिक्कत होती है। उसके निराकरण के लिए मैंने उससे अनुरोध किया है। चलिए, इसी के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।